हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी क्रैक सीरीज चल रही है फॉर यूपीएससी और आप सब लोगों को बहुत अच्छी लग रही है वो। आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर दैट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड विद दिस पॉजिटिव नोट हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंडियन पॉलिटी का रिविजन, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, मूल संरचना सिद्धांत। बहुत पढ़ा सुना है आपने इसके बारे में ऑलरेडी। बहुत आसान भाषा में हम कोशिश करेंगे रिवाइज करने की। आपके पास एक घर है, यू हैव अ हाउस। आप उस घर में पेंट चेंज कराते रहते हैं हर दिवाली पे या ऑल्टरनेट एक एक साल बाद दिवाली पे। आप उसका फर्नीचर चेंज करते रहते हैं, लेकिन क्या आप उसका फाउंडेशन भी चेंज करते हैं? क्या आप जो नींव पड़ी है, नींव की ईंट रखते हैं जहाँ पूजन होता है नींव का, जो नींव होती है, क्या आप उसको भी चेंज कर सकते हैं? अगर आपने उसमें कुछ भी छेड़छाड़ करी तो क्या होगा? आपका घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक वैसे ही भारतीय संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन घर है और इसमें कुछ मूल बातें हैं, कुछ कोर फीचर्स हैं जो इसकी नींव हैं। सरकार से मेरा मतलब यहाँ पे होगा पार्लियामेंट। संविधान में बदलाव यानी कि अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे हैं मूल संरचना, इसको नहीं बदल सकती। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब हुआ क्या था 1973 में केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है एंड दैट दोस पावर्स आर वेस्टेड विद द पार्लियामेंट अंडर विच आर्टिकल 368, ऐसे करके रिवाइज भी करते रहो साथ साथ। ठीक है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती। ठीक है, एनालॉजी समझ में आ गई आपको? आपका घर कॉन्स्टिट्यूशन है, आप फाउंडेशन नहीं तोड़ सकते। दैट फाउंडेशन, दैट नीव इज योर बेसिक स्ट्रक्चर। 1973 याद रखना है। 13 जज बेंच थी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पे खेल जाए क्या पता, यूपीएससी यू नेवर नो। एंड द केस वाज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड आर्टिकल वाज 368। पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है, ये सेंटेंस आ सकता है लिखा हुआ, तो ये सही हो जाएगा। पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर्स, नो, रॉन्ग। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज प्रोपाउंडेड इन विच केस। एक बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आंसर था केशवानंदा भारती 1973। इसमें से कुछ भी भूलना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? तो इतनी बातें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, इसी को कहा गया बेसिक स्ट्रक्चर doctrine, a judicial principle that the constitution has certain basic features that cannot be altered by amendments or whatsoever. ठीक है, और जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या ये डिफाइंड है? क्वेश्चन आएगा, इट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, क्रॉस लगा देना उस पे। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है किसी एग्जैक्ट लिस्ट में। मतलब कोर्ट डिसाइड करता है केस बाय केस एंड इट इज एवर इवॉल्विंग। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, याद रखना। ठीक है, अब एवोल्यूशन याद करेंगे जो अब तक आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं इसमें और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी भाषा में बता दूंगी तो मैं यहीं पे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहला केस है शंकरी प्रसाद केस 1951। इसके तहत क्या सवाल था? सवाल ये था, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को, एफआरस को अमेंड कर सकता है क्या? ये सवाल था। मैं आपसे पूछूं, हम बैठे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कि भाई शंकरी प्रसाद केस क्या था, ये कहानी छोड़ दो, सब क्या लिखी है। तो शंकरी प्रसाद केस में क्वेश्चन मैंने आपसे किया, क्वेश्चन ये किया गया था कोर्ट से दैट पार्लियामेंट एफआरस को अमेंड कर सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। सुप्रीम कोर्ट में कहा हाँ जी कर सकता है। लॉजिक, अमेंडमेंट इज इक्वल्स टू लॉ नहीं है, इसलिए आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो शंकरी ने बेसिकली, शंकरी प्रसाद केस ने एफआर को, छेड़खानी जो एफआर के साथ थी वो अलाउ कर दी थी। ठीक है, और एफआर वर्सेस अमेंडमेंट का कॉन्फ्लिक्ट लगातार यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, जिसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हट गया था, उसको चैलेंज किया गया था। ठीक है, इसके पीछे का बैकग्राउंड
रिवाइज करा दूं थोड़ा सा। इसके पीछे का बैकग्राउंड ये था, आजादी के बाद सरकार ने जमींदारी प्रथा खत्म करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे, ये आप जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा ये हमारे मौलिक अधिकार मतलब राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन है, तो मामला ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तो यहाँ पे ये सवाल यही था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बदलने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ है, फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड किए जा सकते हैं। और कोर्ट ने क्या तर्क, क्या लॉजिक दिया था, रिवाइज कर लो। कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को हम आपको समझा देते हैं। आर्टिकल 13 कहता है कोई भी कानून, लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है। ठीक है, ऐसे खेला था। इसलिए संसद को अधिकार है कि संविधान में बदलाव करे, चाहे फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट तो बड़ी सुप्रीम है, वो संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है। और इस टाइम तक बेसिक स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं आया था। ये 1973 नहीं है, ये 1951 है, ध्यान रखना। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद केस में मैं एक लाइन बोलूं आपको, तो भाई यहां पे क्या हुआ था, यहां पे पार्लियामेंट की बड़ी सुप्रीमेसी दिखाई गई थी। पार्लियामेंट वॉज पावरफुल हियर। ओके, क्लियर हो गई बात। संसद को फंडामेंटल राइट्स बदलने की पूरी आजादी है, करो मजे। ये वाली बात यहां पे सामने आई थी। ठीक है जी, समझ आ गया। अब नेक्स्ट केस आएगा गोलकनाथ केस, 1967 वाला। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, स्टेट ऑफ पंजाब, और 1967 का ये केस था। इस केस में सबसे बड़ा सवाल क्या पूछा गया था, ध्यान से सुनना। क्या पार्लियामेंट, फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है? हुआ क्या था, कहानी बैकग्राउंड की कुछ ऐसी थी, पंजाब में कुछ जमीन के जुड़े कानून बने थे। तो गोलकनाथ परिवार ने कहा था कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि हमारी राइट टू प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। ठीक है, तो मुख्य सवाल यही था कि फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है या नहीं। तो इस बार कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वाले मामले को उल्टा कर दिया। ठीक है, संसद पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकती, ये कह दिया। ठीक है, कोर्ट का रीजन यहाँ पे ये था कि आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं जा सकता है, और इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉ है। ऐसे इवॉल्व होते हैं केसेस। ठीक है, तो संसद यहाँ पे तो बहुत ताकतवर थी, पर यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर्स जो हैं वो लिमिटेड बता दी गई थी। ठीक बात है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। मतलब हालांकि इसमें प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग भी आई थी। कोर्ट ने कहा था आज के बाद, 1967 के बाद संसद फंडामेंटल राइट्स नहीं बदल सकती, लेकिन पुराने अमेंडमेंट्स वैलिड रहेंगे। इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ये लॉ का एक वो होता है। यहाँ पे हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको इतनी बात याद यहाँ पे रखनी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न ले लिया था, लिख देते हैं यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न लिया था। बस याद रखना, ये आपसे क्रम पूछ लेगा या कुछ और पूछ लेगा, इस सदा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर पार्लियामेंट का रिएक्शन, 24th अमेंडमेंट 1971। पार्लियामेंट को आ गया गुस्सा। क्या किया, बोला हम आर्टिकल 368 के अंडर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, और ये अमेंडमेंट आर्टिकल 13 के अंडर लॉ नहीं। ठीक है, बस दे कैन टेक अवे एफआर, पढ़ोगे सब इंग्लिश में वही लिखी है बातें। ठीक है, अब ये पार्लियामेंट का कम बैक हो गया यहाँ पे फिर से। ठीक है, यहां ये आया था गेम चेंजर, दिस वॉज अ गेम चेंजर। यहां पे बैलेंस बनाया गया था। अब तक तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है, पर आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, हमारा काम बढ़ना था, बढ़ गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंसिंग एक्ट किया, ओवररूल किया अपना जजमेंट गोलकनाथ का, और 24th अमेंडमेंट वाली बात को ठीक ठहराया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहीं से इवॉल्व हुआ था। एफआर भी अमेंड हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच नहीं करेंगे। केशवानंद भारती इज इक्वल्स टू बैलेंस। ठीक है, अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ केशवानंद भारती केस, यहाँ पे आपको 3 सॉलिड पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला तो पार्लियामेंट की पावर होगी लिमिटेड, यही आएगा सवाल अगर आएगा तो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है, फ्लेक्सिबली मेंटेन रही फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनल डिसीजन किसके पास है, जुडिशरी के पास। कौन डिटरमिन करेगा कि वो अमेंडमेंट वायलेट करता है कि नहीं करता है, ये जुडिशरी यानी कि बॉस सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है, जजमेंट बाय जुडिशरी ऑन अमेंडमेंट्स, यहां पे सिर्फ 3 चीजें याद कर लो, जजमेंट बाय जुडिशरी ऑन अमेंडमेंट्स, ये तो बोला मैंने।
बस इतना ध्यान रख लो तो तुम्हें याद हो जाएगी बात, ठीक है। तो शंकरी ने अलाउ करा, गोलकनाथ ने मना करा, पार्लियामेंट ने कम बैक करा 24th अमेंडमेंट से, केशवानंद भारती ने बैलेंस, यही याद हो जाएगा। अब इतना तो मेहनत करोगे कि नहीं, ठीक है। चलो फिर एक दे रखा है यहाँ पे 39th अमेंडमेंट। अब ये क्या था, यहाँ पे क्या हुआ था, पीएम और लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन का डिस्प्यूट था, ठीक है। ये जो डिस्प्यूट्स थे ये कोर्ट के बाहर कर दिए गए थे, दे वर केप्ट आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब पीएम के इलेक्शन को कोर्ट चेक ही नहीं करेगा। सिंपल लैंग्वेज में गवर्नमेंट ने बोला हम पे कोर्ट का कंट्रोल नहीं चलेगा। ये एक्चुअली जुडिशियल रिव्यू पे अटैक भी था, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी केस आया 1975 का, यहाँ पे 39 अमेंडमेंट को इनवैलिड कर दिया गया। ये लोग यही करेंगे, हर केस में अपना पुराना कर देंगे, अलग हटा देंगे। जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया, क्योंकि अब तक बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो गई है, आ गई है, तो जुडिशियल रिव्यू तो भैया बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अच्छा थोड़ा सा जुडिशियल रिव्यू समझना है। जुडिशियल रिव्यू एज अ कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, न्यायिक पुनर्वालोकन कहते हैं, इनकेस आप हिंदी में इच्छुक हैं जानने के। मान लो मैंने एक नियम बनाया है, अब कोई बच्चा पानी नहीं पी सकता मेरी क्लास का, तो प्रिंसिपल क्या करेंगे, उस नियम को चेक करेंगे और अगर गलत हुआ तो उसे हटा देंगे, ठीक है। ठीक ऐसे ही नियम बनाने वाला कौन है ये बताइए मुझे आप। नियम बनाने वाली सरकार है। सरकार का क्या, सरकार में क्या मतलब, पार्लियामेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव। और चेक करने वाला कौन है, चेक करने वाला कोर्ट है यानी कि जुडिशरी। यही है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहीं एक जगह नहीं लिखा। इसको पावर मिलती है आर्टिकल 13 से, कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आप, और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट में जा सकते हैं, है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये चीजें हैं बस, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये भी याद रखना। इसका ये सिंपल सा मतलब जुडिशियल रिव्यू का है, ठीक है। तो यहाँ पे रीअफर्म किया गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यस इट इज इटसेल्फ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये आएंगे क्वेश्चन, आप कहोगे ना कहानी में से क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा तुमको। 42nd Constitutional Amendment 1976. It was the most dangerous amendments of all. It is referred to as mini constitution. You all know this. यहां पे पार्लियामेंट की पावर्स को कर दिया गया था अनलिमिटेड। कोर्ट अमेंडमेंट को क्वेश्चन ही नहीं कर सकता था, डिक्टेटर मोड ऑन कर दिया गया था, ठीक है। और अब यहां पे क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चनड इन कोर्ट, और आप कहोगे हाँ ऐसा लिखा है और आप उसे ठीक कराओगे, गलत हो जाएगा आपका आंसर। ये इसके तहत है चीज, ठीक है। इतनी बात याद रखना, समझ में आई बात, ऐसी मत लगा के आ जाना कुछ भी, क्लियर। 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ये जो था इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये इतना फेमस एक्चुअली क्यों है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं, इसने बहुत बदलाव किए थे। देखो यार इस टाइम पे सिचुएशन ये थी, इस टाइम पे थी प्राइम मिनिस्टर मिसेस गांधी, ठीक है। 75 का टाइम चल रहा था, 75 में इमरजेंसी लगी थी, है ना। सरकार चाहती थी अपनी पावर्स बढ़ाना, ठीक है, कोर्ट के इंटरफेरेंस को कम करना, ठीक है। इसके पहले दो बड़े केसेस आ चुके थे, गोलकनाथ एफआर नहीं बदल सकते, केशवानंदा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। इससे पावर्स हो गई थी लिमिटेड पार्लियामेंट की। सरकार ने सोचा संविधान ही बदल देते हैं, बॉस लेडी थी आप जानते ही हैं, तो संविधान ही बदल देते हैं, हमारी पावर बढ़ जाएगी। तो भाई इस अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि पार्लियामेंट की पावर्स बढ़ाओ, जुडिशरी को कमजोर करो, सरकार की पॉलिसीज को चैलेंज करना और ज्यादा मुश्किल हो जाए। ये सरकार की नीति थी, बेसिकली एक पॉलिटिकल मूव था। तो इसमें वो प्रियम्बल में बदलाव हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को स्ट्रॉन्ग किया, जुडिशियल रिव्यू पे असर हुआ था बहुत ज्यादा, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज इससे जोड़े गए थे, और क्या हुआ था, और क्या हुआ था, काफी कुछ हुआ था इसके तहत और भी, है ना। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ था 1977 में, मैं बता देती हूँ क्योंकि हम फिर मिनर्वा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। 1977 में इमरजेंसी खत्म हो गई, नई सरकार आ गई, नई सरकार आ गई तो नया अमेंडमेंट आ गया था 44th 1978 वाला। बहुत से गलत बदलावों को वापस ले लिया गया था और थोड़ा सा भाई डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया था,
ठीक है, तो इससे बस इतना ध्यान रखना कि देखो यहाँ पे भी नो लिमिटेशंस ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, फिर आया मिनर्वा 1980 का। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फिर से बैलेंस बनाया था। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आ चुका है 44th वाला, पर वो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनर्वा मिल्स ने भी थोड़ी सी लिमिट सेट कर दी। देखो, इनवैलिडेट कर दिया था 42nd अमेंडमेंट के, एज इट एक्सक्लूडेड जुडिशियल रिव्यू, है ना, तो इन्होंने फिर से उसी को ठीक किया। ठीक है, फिर वमन राव करके केस आया था। यहाँ पे ये था कि बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल क्लियर किया गया था कि अप्लाई कब से होगा। ठीक है, तो वो डेट एक्चुअली क्लियर कर दी गई थी। सॉरी, मैं हटा देती हूँ, ये रखिए। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 के बाद वाले अमेंडमेंट्स पे बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। एक लाइन की बात ये है, वामन राव। IR कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसमें तो एक बार मेंस में बड़ा क्वेश्चन आया था, हिल गए थे सब, और जिसमें इसमें हिलने वाली कोई बात थी नहीं, है ना। तो ये केस समझ लो। इस केस का थोड़ा बता दूं, IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2007 ये केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड क्या किया, एक लाइन में कोई पूछे तुमसे, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, क्या 9th शेड्यूल में डाले गए कानून भी कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं। बैकग्राउंड सुनो, 9th शेड्यूल क्या है। पहला जो अमेंडमेंट हुआ था, वो लैंड रिफॉर्म्स वाली कहानी तुम्हें पता ही है। पहला जो अमेंडमेंट आया था 1951 वाला। ठीक है, इसका काम था कुछ कानून जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स को जुडिशियल रिव्यू से बचाना। मतलब अगर कानून को 9th शेड्यूल में डाल दें तो कोर्ट उसे रद्द नहीं कर सकती। ये एक तरीके से केज था, प्रोटेक्टिव केज था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हुई, सरकार ने धीरे धीरे हर तरीके के कानून 9th शेड्यूल में डालना स्टार्ट कर दिए, ताकि कोई भी लॉ कोर्ट में चैलेंज नहीं हो। मतलब मिसयूज स्टार्ट हो गया, वो तो होना ही था। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आए 1973 में। संविधान बदल सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। तो अब सवाल बचा 9th शेड्यूल का क्या होगा। तो मेन क्वेश्चन आया कि क्या 9th शेड्यूल में डाले गए लॉस बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होने पे भी वैलिड रहेंगे, ये क्वेश्चन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया 2007 में कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून अभी आया था ना, ये 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे। पहले पहले 9th शेड्यूल सेफ जोन था, सैंक्चुरी बन गया था ये। अब कोहलो केस के बाद ये कोई सेफ जोन वेव जोन नहीं है। अगर लॉ बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो कोर्ट हटाएगी, बिल्कुल हटाएगी। ठीक है, सरकार ने कानून बनाया, अब इक्वालिटी खत्म। इक्वालिटी कुछ नहीं होता, उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो पहले तो ये चीज सेफ है। अब कोल्हो केस के बाद कोर्ट बोलेगी भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, प्लीज इस लॉ को हटाइए आप। ठीक है, कट ऑफ डेट याद रखना, कोल्हो केस ने उस प्रोटेक्शन को लिमिट किया है, बस इतना ध्यान रखना। IR कोल्हो केस कहता है 9th शेड्यूल भी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं है। क्या कहता है ये को केस, 9th शेड्यूल भी बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं है। याद होगी बात ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, बस सिंपल सा इतना याद रखना था, कुछ है ही नहीं और। ठीक है, अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये भी कुछ डिफाइन नहीं है, देखिए एमर्ज हो रहे हैं, ये आप जानते हैं। क्या होगा आपके उसमें PYQ में लिखा, क्वेश्चन में लिखे हुए आ जाएंगे 3-4 फीचर, आपको बस ये देखना है कौन से हैं कौन से नहीं है। ये एक्चुअली रटने वाली लिस्ट नहीं है, ये कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो उसको, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कैसे कैसे हैं, देखो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। फिर तुम्हारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ऐसे याद कर लो इनको। ठीक है, फिर कुछ पॉलिटिकल सिस्टम वाले हैं, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन नेचर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कहाँ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, होना चाहिए, ये रहा। ठीक है, ऐसे याद कर लो। और यूनिटी इंटीग्रिटी, एक बार आपको ये रीडिंग लगा के लिस्ट देखनी पड़ेगी। वैसे अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो आप इतने हैं होशियार मेरे हिसाब से अब, क्या आप लगा पाएंगे कौन सा है इसके अंदर कौन सा नहीं है। ठीक है, क्लियर होगी बात। जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर, राइट, दिस स्टेटमेंट इज राइट। Parliament has unlimited powers, this statement is wrong. 9th schedule is a safe zone, this statement is wrong.
FR and DPSP exists in perfect harmony and balance. This is right. स्टेटमेंट राइट लगानी पड़ेगी, ये देखो ये रहा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं है लोड लेने वाली बात, रीडिंग लगा लो एक बार. Now why basic structure is so significant? Come on, because it is basic structure you will say. Simple language में it is a living spirit of our Indian Constitution. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं है, उसकी आत्मा है भाई ये. इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, inextricably linked to the values enshrined in the preamble, without which the document and the ideas that makes it sacred, we call it sacred, but they would collapse if these things would not exist. Soul of the constitution linked with preamble, you will write this. And preamble is equals to values, values is equals to justice, liberty, equality, and basic structure is equals to इन values को protect करना. Are you getting my point? आपने basic structure हटा दिया, our constitution would collapse. We don't want it. Granville Austin कहते हैं basic structure is equals to backbone of the Indian Constitution. It is the bedrock. ठीक है, ऑस्टिन ने क्या कहा था? बैकबोन. कोर्ट्स का रोल क्या है? कोर्ट्स इंश्योर करते हैं दैट रूल ऑफ लॉ बना रहे, डेमोक्रेसी सेफ रहे. रूल ऑफ लॉ इज एसेंशियल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन आई टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ, मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूं कि आपको चीजें पता होंगी. मेरा एम ये है कि एंड तक जाते जाते मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट ब्रशअप करा दूं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, आई गारंटी. कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ क्या होता है पता है किसी को? इस पे क्वेश्चन आएगा बहुत अच्छा, बहुत इजी लैंग्वेज में बताती हूँ आपको मैं. एक स्कूल है, वहां पे एक रूल है, टीचर भी लेट आएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, स्टूडेंट भी लेट आएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी. मतलब सबके लिए सेम रूल है, कोई स्पेशल नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज रूल ऑफ लॉ. कानून के शासन का मतलब ये होता है देश के सभी लोग, आप मैं सरकार सहित कानून के अधीन है और सबके लिए कानून समान है. कानून सबसे ऊपर है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं वैसे तो. पहला होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता, हर व्यक्ति बराबर, पीएम हो चाहे आप हो, सब पे सेम लॉ लगेगा. होता नहीं है ऐसा, जिंदगी में नहीं होता ऐसा, घर में नहीं होता ऐसा, इस बात पे ना बहस करना. सेकंड, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून की सर्वोच्चता, इसमें प्रिंसिपल लगता है. मनमानी आर्बिट्ररी पावर नहीं चलेगी, हर काम कानून के अनुसार होगा. कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कोई नहीं रहता कायदे में भी. थर्ड, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, अगर किसी का अधिकार छीना जाएगा तो वो कोर्ट जा सकता है. ये इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, और भारत में आपको रूल ऑफ लॉ कहां दिखाई देता है? क्या दिखता है कहीं पे? बिल्कुल जी, आर्टिकल 14. नींद में भी पूछे कोई एक आर्टिकल से 51 आर्टिकल तो बता देने योग्य हो जाओ, नहीं हो तो अभी से रट लो, टाइम है अभी. ठीक है, और कहां दिखता है? जुडिशियल रिव्यू, अभी तो पढ़ के आए ऊपर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ठीक है, और रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? बिल्कुल है. ठीक है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब पे एक कानून है. Rule of law, law rules, not people. I should write this. Nice line. Law rules, not people. Okay, very good. ठीक है. Now, what are the criticisms of the doctrine? यहाँ पे बात हो रही है criticisms की. देखिए थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में हेल्प करते हैं ये. पहला है जुडिशियल ओवररीच. क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि जुडिशरी बड़ी पावरफुल कर दी आपने तो, है ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर बैठ गई जुडिशरी आके, मतलब जज बड़ा हो गया गवर्नमेंट से. ये कहते हैं टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड. एनजीएसी केस का एग्जांपल यहाँ पे दिया जाता है 2015 वाला. जजेस इलेक्टेड नहीं होते पर फिर भी इतनी पावर है इनके पास तो, है ना, तो अनइलेक्टेड बट पावरफुल. देन सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रॉब्लम, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है, बाउंड्री क्रॉस कर रही है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स कहां से रुका? इट इज अ वेग डॉक्ट्राइन पीपल से. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो यही है, इट इज वेग बिकॉज इट हैज बीन लेफ्ट ओपन. जजेस अपने आप से डिसाइड कर रहे हैं, कोई फिक्स लिस्ट तो है नहीं, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा. और केशवानंदा भारती केस में भी हर जज का अलग ओपिनियन था, इसलिए क्लैरिटी और कम हो गई.
एंड बेसिक, द वर्ड बेसिक इज नॉट सो बेसिक, बेसिक का लॉजिक ही क्वेश्चनेबल है, क्रिटिक्स कहते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है तो इसे बेसिक कैसे कह रहे हैं आप? इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर रियली बेसिक? तो देखो भाई ये वाली बातें हैं, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स प्लीज। Basic structure is explicitly defined in the Indian Constitution. Wrong, sir. It is a judicial creation, right, sir. It ensures rule of law, right, sir. It increases judicial power, right. वैसे तो ये criticism का angle है, but the statement would be right. जब बात आएगी एग्जाम में टिक करने का तो मेरी बातें याद आएंगी तुमको, ठीक है? क्लियर होगी बात? चलिए अब आप इस पे पीवाईक्यू सॉल्व करके देखिए, और देखिए मेरे लेक्चर सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। देखिए आपको मैं एक पीवाईक्यू दे देती हूँ, लिखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। सेकंड स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड लिबर्टीज। Which of the following statements is correct? Option B only. बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है, ये तो जुडिशियल क्रिएशन है, अभी बताया था, और जुडिशियल रिव्यू इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। सिंपल क्वेश्चन आया था एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसीलिए लेक्चर कराया है आपको। उसमें शायद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दे रखा था एक ऑप्शन में, तो वो गलत हो जाता था, बाकी सारे ठीक थे। ठीक है, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर BS आएगा, बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाइज टू ऑर्डिनरी लॉज और नॉट? पहला, इट अप्लाइज टू ऑर्डिनरी लॉज, दूसरा इट अप्लाइज टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, सो ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, नॉट ऑर्डिनरी लॉज। ये सारी चीजें कर लोगे, कर लोगे मेरे ख्याल से अब तो, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, इतना ही था ये, करो इसको रिवाइज, छोटा है बहुत। और देखो मैं बता रही हूँ, मेरा लेक्चर सुन लो आराम से बैठ के, मजे ना आए तो बात है, ठीक है? चलो रिवाइज करो, पढ़ो अच्छे से, इन्हीं चीजों को रिवाइज करते रहो। पढ़ के तो देखो आए हो मेरे हिसाब से, अब वो तो है नहीं, मैंने फिर भी बहुत कोशिश की है सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल क्लियर करने के। आगे और जैसे फ्लो बनेगा वैसे करते रहेंगे, बाकी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।